बच्चों बच्चों लास्ट वीडियो में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की थी कि जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट का यूज करके इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की और उन्होंने पाया कि हर मटेरियल के अंदर एक फंडामेंटल पार्टिकल पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इतना जानने के बाद अब नेक्स्ट बात जो वो जानना चाहते थे कि नेगेटिव चार्ज तो होता है लेकिन कितना अमाउंट होता है उस नेगेटिव चार्ज का और उस फंडामेंटल पार्टिकल का मास कितना होता है। तो दो चीजें जानने के लिए, चार्ज और मास जानने के लिए जे थॉमसन ने फिर से डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट। अक्सर एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ कैथोड रे, कैथोड रे का ओरिजिन क्या होता है। तो बच्चों यहाँ दिखाया गया कि कैथोड रे कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो इस बात को समझने के लिए बड़ी सिंपल सी बात है, कैथोड रे सबसे पहले कैथोड के मटेरियल से ओरिजिनेट होती है। बच्चों यहाँ हमने जो मेटल ली थी, यहाँ ये मटेरियल, ये क्या है, कैथोड। तो कैथोड के मटेरियल जो भी जिस भी मटेरियल से कैथोड मिलके बना, सबसे पहले हमारी जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम निकली वो कहां से निकली, कैथोड के मटेरियल से। उसके बाद जैसे ही फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हैं, ये हमारे एटम के ऊपर बम्बार्ड करते हैं। एटम यहाँ किस चीज के थे, तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो हमने गैस ली थी उसके एटम यहाँ पे थे। तो जब ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इस एटम के ऊपर बम्बार्ड करते हैं तो यहाँ से क्या निकलते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं ये किसको बनाते हैं, कैथोड रेज को। तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ से ओरिजिनेट हुए, तो फर्स्ट सबसे पहले तो ये ओरिजिनेट हुए फ्रॉम द मटेरियल ऑफ कैथोड, ये कैथोड के मटेरियल से ओरिजिनेट हुए। और उसके बाद हमने जो बीच में गैस ली थी वहां से ओरिजिनेट हुए। तो उसके दो तरह से सोर्स, फर्स्ट सोर्स फ्रॉम द मटेरियल ऑफ कैथोड एंड देन उसके बाद जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस ली थी वहां से निकले हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को कैसे फाइंड आउट किया था। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने बच्चों डिस्चार्ज ट्यूब को थोड़ा मॉडिफाई किया। तो इसकी ये मॉडिफिकेशन यहाँ दिखाई गई है, बिल्कुल कुछ पॉइंट वैसे ही है। यहाँ कैथोड है, आपको पता ही चल रहा होगा, मैंने आपको बताया था दो तरह के कलर्स होते हैं, एक रेड और ब्लैक। जो रेड वायर होती है ये पॉजिटिव टर्मिनल को दिखाती है और बच्चों जो ब्लैक वायर होती है वो नेगेटिव टर्मिनल को। तो ये आपको, आप क्या कहोगे कि ये क्या है, ये है कैथोड, ये हमारा कैथोड है। और ये हमारे पास क्या है, ये वाला, ये हमारे पास एनोड है। उसी तरह से पहले की तरह जो बच्चों हमने एनोड लिया, एनोड कैसा लिया है, पंच, मींस एनोड में एक होल है। उसी तरह से अंदर गैस के प्रेशर को लो रखा जाएगा और यहाँ से हाई वोल्टेज करंट 10,000 वोल्ट के अराउंड इसमें पास ऑन किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ एक्स्ट्रा जो चीज की गई है, यहाँ बच्चे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड एक अप्लाई किया गया और एक यहाँ मैग्नेट रखे हुए हैं। और इस ट्यूब को यूनिफॉर्म, सीधा बिल्कुल एक तरह से यूनिफॉर्म नहीं है, इसकी बैक से ये कैसी है, थोड़ी सी वाइडन है, थोड़ी सी ब्रॉड है। और इसकी बैक को, इस जगह को यहाँ पे कोटिंग की गई है जिंक सल्फाइड के मटेरियल की। तो ये आपको पता ही है कि क्यों की जाती है, ताकि कुछ भी, कोई भी इनविजिबल रेज जब यहाँ टकराएगी तो ग्रीन कलर की लाइट एमिट होगी। तो देखो बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने ऑब्जर्वेशन की। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जब ना यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था और ना यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड था, तो बच्चों आपको पता है कि क्या होगा, है ना, जब हमारे पास किसी भी तरह का कोई फील्ड नहीं है तो आपको पता है कैथोड रेज कैसे चलती हैं, कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, वो सीधी चलती हैं। तो जब ये सीधी चलेंगी तो ये यहाँ से कैथोड रे बिल्कुल स्ट्रेट चलेंगी, स्ट्रेट चलेंगी तो कहाँ पे जाके टकराएंगी, बी पॉइंट पे। तो सबसे पहले अगर जब हमारे पास सिस्टम के ऊपर किसी भी तरह का कोई फील्ड नहीं है, नाइदर देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर अ मैग्नेटिक फील्ड, देन रे विल स्ट्राइक एट पॉइंट बी। अब उसके बाद सेकंड चीज में हमने क्या किया, हमने इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तो आपको मैंने बताया था कि बच्चों कैथोड रे के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, कैथोड रे इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी और उन पे नेगेटिव चार्ज।
और नेगेटिव जो है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव की तरफ। तो आपको यहाँ दिखाया ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, तो ये रेस सीधी ना जा करके ये क्या करती हैं, ये मुड़ जाती हैं, किसकी तरफ मुड़ जाती हैं, ए पॉइंट की तरफ। तो ये जाके कहाँ स्ट्राइक करेंगी, पॉइंट ए पे। तो जब हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से हमारे जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थे वो बेंट हो गए हैं एट टुवर्ड पॉइंट ए। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, हमने सिर्फ क्या लगाया, मैग्नेटिक फील्ड लगाया। ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारी जो ये रेज है ये किसके पॉइंट के टुवर्ड बेंट हो जाती है, मुड़ जाती है टुवर्ड पॉइंट सी। तो देखो इस बात से अब जब कोई फील्ड नहीं, देन एट पॉइंट बी, और व्हेन देयर इज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड देन दे विल स्ट्राइक एट पॉइंट ए toward positive, and when there is presence of magnetic field then they will strike at point C। तो अब देखो बच्चों वो क्या करना चाहते थे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो दोनों एडजस्ट कर सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, अब ये इन फील्ड्स को एडजस्ट किया। उससे पहले हम ये बात करते हैं कि ये जो डिफ्लेक्शन होती है ये किस बात पे डिपेंड करती है। तो बच्चों ये जो डिफ्लेक्शन हुई ये हमारे पास तीन पार्ट्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले ये मास ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है। देखो सिंपल सा एग्जांपल है, अगर एक फैटी पर्सन और एक स्लिम पर्सन दोनों रेस लगा रहे हैं तो नेचुरल सी बात है फैटी पर्सन कैसे चलेगा, थोड़ा स्लो चलेगा, और स्लिम पर्सन थोड़ा फास्ट चलेगा। तो मूवमेंट की अगर हम बात करें तो जो फैटी पर्सन है उसकी मूवमेंट स्लो होगी, और एक स्लिम पर्सन है वो हल्का फुल्का है, उसकी मूवमेंट कैसी होगी, फास्ट होगी। तो इसी तरह से जितना पार्टिकल हैवी होगा, हैवी पार्टिकल कैसे चलेगा बच्चों, स्लो चलेगा, और जितना हमारे पास पार्टिकल लाइट होगा, हल्का होगा, उसकी मूवमेंट, उसकी डिफ्लेक्शन उतनी ज्यादा होगी। लाइटर द पार्टिकल मोर द डिफ्लेक्शन। तो ये एक दूसरे की हम कहेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिफ्लेक्शन और मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो अगर मैं इसे d से रिप्रेजेंट करूं तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, मास के। तो अगर हैवियर है तो डिफ्लेक्शन कैसी होगी, ये डिफ्लेक्शन डेंसिटी नहीं है, ये डिफ्लेक्शन है। तो डिफ्लेक्शन कैसी होगी, अगर हैवियर है तो डिफ्लेक्शन स्मॉल, अगर लाइटर है तो डिफ्लेक्शन कैसी होगी, ज्यादा। दूसरी चीज है मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, अगर जितना ज्यादा चार्ज होगा, अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है तो उसको पुल भी वो ज्यादा करेगा, अगर कम है तो पुल भी क्या लगेगा, कम लगेगा। तो जितना ज्यादा उस मटेरियल पार्टिकल पे चार्ज होगा उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी। तो लेसर द चार्ज लेसर द डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी। थर्ड जो बात आती है स्ट्रेंथ की, देखो बच्चों जब मैग्नेटिक फील्ड हमने चुंबक लेके जाए और एक कील के पास लेके जाए, अगर चुंबक बहुत छोटी है तो वो इतनी उसमें स्ट्रेंथ नहीं है कि इस नेल को अपनी ओर पुल कर सके, इसे अपनी ओर खींच सके। लेकिन अगर हम बहुत बड़ा चुंबक रख दे और यहाँ एक कील रखें तो ये जो बड़े वाली चुंबक है उस कील को, उस नेल को अपनी ओर क्या कर लेती है, खींच लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। तो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। देखो बच्चों आपने सुना ही होगा जब एमआरआई कराने जाते हैं, आप में से किसी ने देखा हो हॉस्पिटल्स में मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कराने के लिए तो वहां इस बात का स्पेशली ध्यान रखा जाता है कि जो पेशेंट है जिसका एमआरआई होना है उसने किसी भी तरह कोई भी मेटल का ऑर्नामेंट ना पहना हो, इवन उसके हेयर पिन्स लगी हो तो वो भी उतरवा दी जाती है, क्योंकि वो ऐसी जगह जाने वाला है जहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर वो हेयर पिन्स या उसमें किसी भी तरह की मेटल की कोई चीज है तो वो मैग्नेट उसको अपनी ओर खींच लेगा, इसलिए वहां स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती है मेटल आइटम्स। तो वो क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा पार्टिकल ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो ये 3 पॉइंट है। तो ग्रेटर तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ के, दोनों की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी और मैग्नेटिक फील्ड की भी। तो डिफ्लेक्शन उतनी ज्यादा होगी जितना ज्यादा हमारे पास फील्ड होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो बच्चों उन्होंने क्या किया,
उन्होंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे थे तो पार्टिकल कहां जा रहा था, ऊपर की तरफ, और जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे तो पार्टिकल कहां जा रहा था, नीचे की तरफ। उन्होंने इन दोनों फील्ड को इस तरह से सेट किया कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को काउंटर बैलेंस कर जाएं, कट कर दें, नलीफाई कर दें, ताकि नेट डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जैसे ये पेन है, अगर कोई इसे ऊपर से भी पुल कर रहा है, एट द सेम टाइम सेम फोर्स से कोई इसे नीचे भी पुल कर रहा है, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, जहां ये है वहीं की वहीं रहेगी। तो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को इस तरह से एडजस्ट किया सो दैट देयर इज नो नेट डिफ्लेक्शन, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को उन्होंने मेजर किया, और इसको मेजर करके फिर उन्होंने क्या किया, उसको सर्टेन इक्वेशंस में पुट किया, और उससे फिर चार्ज टू मास रेशियो को कैलकुलेट किया। तो बच्चों इसका जो चार्ज टू मास रेशियो आया वो आया 1.75820 इंटू 10⁻11 कूलम। तो बच्चों ये चार्ज नहीं है, ये क्या है, ये चार्ज टू मास का रेशियो है। तो चार्ज बाय मास का रेशियो उन्होंने इससे फाइंड आउट किया कि चार्ज बाय मास का रेशियो किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, ये कितना होता है 1.76 इंटू में 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। तो बच्चों यहाँ माइनस है। बाद अगर हम बात करें तो हमने चार्ज और मास का रेशियो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अभी भी हम अपने टारगेट से बहुत दूर थे। हाँ, जो जे थॉमसन थे वो क्या जानना चाहते थे बच्चों, वो चार्ज और मास जानना चाहते थे। तो हमें अभी चार्ज और मास का रेशियो मिला, अगर हमें एक भी चीज मिल गई, चार्ज पता चल गया या तो फिर दूसरी चीज पता चल जाएगी। तो उसके लिए रॉबर्ट मिलिकन ने अपने एक्सपेरिमेंट किए, उनका बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। देखो बच्चों, कोई भी एक्सपेरिमेंट किसी साइंटिस्ट ने अकेले नहीं किया होता, उसमें बहुत सारे उसके को-वर्कर होते हैं, कईयों का नाम हम जान पाते हैं, कईयों का नाम हम नहीं जान पाते। तो इसमें बहुत सारा काम हार्वी फ्लेचर द्वारा भी किया गया, लेकिन फिर भी ये मिलिकन्स के नाम से फेमस है, इसे हम बोलते हैं मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो बहुत अच्छा उनका सेटअप था। आप एक नजर से सोच के देखो किस तरह से उन्होंने अपने माइंड में ये अपरेटस डिजाइन किए होंगे कि ऐसा हम लें, ऐसा लें, और फिर हम ऑब्जर्व करें। तो ये जब आप इस नजर से इसको देखोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजों की अंदर से लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होगी। तो जो मिलिकन थे उन्होंने इस तरह का अपरेटस लिया, तो वो ऐसा था, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर था। कैसा था, सिलेंड्रिकल शेप का कंटेनर था। ये एक्सपेरिमेंट किस लिए किया जा रहा है, ये एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डिटरमाइन करने के लिए किया जा रहा है। तो इसके लिए जो अपरेटस लिया गया वो इस तरह का एक सिलेंड्रिकल कंटेनर था। और इसकी क्या खास बात थी बच्चों, इस सिलेंड्रिकल कंटेनर में फिट की गई थी दो मेटल की प्लेट्स। एक बच्चों ये वाली प्लेट है, ये एक प्लेट यहां दिखाई गई है और एक प्लेट यहां दिखाई गई है। He took a cylindrical container fitted with two metal plates, राउंड शेप की प्लेट्स हैं जो उसके बीच में लगाई गई है। तो सबसे ऊपर वाली जो प्लेट है उसको बैटरी के, अगेन देखो बच्चों रेड वायर किसको सिंबलाइज कर रही है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को। तो ये हमारे पास इस पे कौन सा चार्ज है, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एनोड बोलते हैं। और ये नीचे वाली जो प्लेट है जिसको किससे कनेक्ट किया गया, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है बच्चों, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे कैथोड का काम करेगी। और इसके अंदर क्या लिया गया है, यहाँ बच्चे एक टेलीस्कोप लगाया गया है। टेलीस्कोप किस लिए, देखने के लिए। तो ये है टेलीस्कोप, कि जो भी अंदर कुछ हो रहा था उसको ऑब्जर्व करने के लिए बड़ा करके दिखाएगा ये उनको। और यहाँ एक छोटा सा होल है, स्मॉल ओपनिंग है। ये ओपनिंग किस लिए, इसके अंदर रेडिएशंस डालने के लिए। यहां से हम क्या ऐड करते हैं इसके अंदर, एक्सरे।
तो इसको रेडिएट करने के लिए बच्चों इसके अंदर एक गैस ली गई है एट ए वेरी लो प्रेशर। उसके बाद ये जो चीज है बच्चों इसको हम बोलते हैं एटोमाइजर। तो एटोमाइजर क्या है? एटोमाइजर जो है जो एक मिस्ट दे, एक स्प्रे की तरह है। जैसे बच्चों देखो ये एक स्प्रे है, तो आप जब एक स्प्रे करते हो तो क्या निकलते हैं? देखो इससे हम स्प्रे कर रहे हैं तो इसमें से छोटे छोटे ड्रुपलेट्स निकल रहे हैं। ये जो छोटे छोटे ड्रुपलेट्स होते हैं इसको हम मिस्ट बोलते हैं। स्प्रे आप परफ्यूम यूज करते हो तो जो छोटे छोटे ड्रुपलेट है वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? मिस्ट और स्प्रे। तो ये जो एटोमाइजर है ये भी एक स्प्रे कर रहा है। तो पुराने जमाने में इस तरह से होता था, नोब होती थी उसको प्रेस करेंगे तो निकलेगा। तो यहाँ किसको स्प्रे कर रहे हैं? यहाँ स्प्रे किया जा रहा है बच्चों एक ऑयल को। तो यहां से किसको स्प्रे किया गया? ऑयल को। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। सिलेंड्रिकल कंटेनर है, दो मेटल की प्लेट है, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया, एक को नेगेटिव टर्मिनल से। स्मॉल ओपनिंग है एक्सरे डालने के लिए, टेलीस्कोप है उसको देखने के लिए, और यहाँ एक एटोमाइजर का यूज किया है जिसका यूज करके हम इसमें क्या स्प्रे करेंगे? ऑयल स्प्रे करेंगे। उसके बाद देखो आप इस वीडियो से समझोगे कि जैसे ही हम इसमें ऑयल स्प्रे करते हैं तो क्या होता है। देखो ये इसमें ऑयल स्प्रे किया गया, ये एटोमाइजर है और यहां से ये स्प्रे कर दिया गया। इसके अंदर एनोड प्लेट के अंदर एक छोटा सा होल था, तो उससे ड्रॉप्स ऑयल की कहां गिरने लगी? नीचे की तरफ गिरने लगी। अब बच्चों ये वो स्मॉल ओपनिंग है, अंदर ये जो पार्टिकल दिखाए गए हैं ये गैस के पार्टिकल है। यहां से हमने बच्चों क्या डाली? एक्स रेज डाली, और जैसे ही इसको एक्स रे से रेडिएट किया गया, छोटी सी ओपनिंग थी उसमें से ड्रॉप्स धीरे 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 नीचे गिर रही थी। अंदर नीचे गैस के पार्टिकल थे। जब गैस के पार्टिकल पर हमने एक्सरेज डाली, बच्चों एक्सरे बहुत हाई एनर्जी वाली रेडिएशंस होती हैं, एंड दे हैव द एबिलिटी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। इनके अंदर वो क्षमता है कि ये एटम में से क्या बाहर निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकती हैं। तो जब हमने गैस को इरेडिएट किया एक्सरे रेडिएशन से, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? इजेक्ट हो गए। और ये जो इलेक्ट्रॉन बच्चों इजेक्ट हुए ये ऑयल के ड्रॉप के साथ बाइंड हो गए। तो सोचो ऑयल के ड्रॉप पे कौन सा चार्ज होगा? तो बच्चों ऑयल की ड्रॉप के ऊपर क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाइंड हुए हैं इसलिए ऑयल की ड्रॉप के ऊपर बच्चों कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये ऑयल की ड्रॉप, अब देखो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों? दो तरह के फोर्स एक्ट कर रहे हैं। आप इसे देखो, आप ये समझो ये बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी ड्रॉप नहीं थी, बहुत छोटी। आप सोचो देखो बच्चे स्प्रे में से भी कितनी छोटी निकल रही है, तो जब होल में से पास होगी तो कितनी छोटी ड्रॉप होगी। लेकिन मैं वैसे मेरे पास यहाँ इस टाइम ये अवेलेबल है तो आपको इससे समझा रही हूँ। तो ये एक ऑयल की ड्रॉप है। अब ऑयल की ड्रॉप नेचुरल वे में कहाँ जाएगी? नीचे की तरफ। क्यों जाएगी? क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है जो इसको नीचे की ओर पुल कर रहा था। तो इसकी नॉर्मल नेचुरल टेंडेंसी है दैट इट विल मूव डाउन। लेकिन हमने क्या किया? यहाँ एक्सरेज डाली जिसने यहाँ जो गैस प्रेजेंट थी उसमें से किसको इजेक्ट कर दिया? इलेक्ट्रॉन्स को। अब ये जो इलेक्ट्रॉन थी ऑयल ड्रॉप पे बाइंड हो गए। अब इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्या है? नेगेटिव चार्ज। अब बच्चों ये जो ऑयल ड्रॉप है ऊपर वाली प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज, ये प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा बच्चों? ये जो ऊपर वाली प्लेट है वो इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी, है ना। तो नेचुरल वे में नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट अपनी ओर खींचना शुरू कर देगी। तो एक पुल इसके ऊपर लग रहा है ऊपर की तरफ, कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, और एक पुल लग रहा है नीचे की तरफ, कौन सा? ग्रेविटी वाला। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि हम प्लेट को अपनी मर्जी से चार्ज कर रहे हैं तो उसके चार्ज को इस तरह से मैनेज किया इलेक्ट्रिक फील्ड को ताकि ये ड्रॉप स्टैटिक हो जाए। कितना मजेदार लगेगा ना टेलीस्कोप में से देखने में। क्या हो जाएगी? ड्रॉप आपको ऐसे हवा में लटकी हुई नजर आएगी, ना वो नीचे आएगी ना वो ऊपर। क्यों? क्योंकि ये नीचे खींच रहा था ग्रेविटी, और इलेक्ट्रिक फोर्स वाला पुल क्या कर रहा था? ऊपर खींच रहा था। तो हमने उसको इस तरह से मैनेज कर दिया कि वो ग्रेविटी के बिल्कुल बराबर हो जाए, ताकि नेट ये ड्रॉप कैसी हो जाए? स्टैटिक हो जाए। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को
मेजर करके उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, उन्होंने ड्रॉप के ऊपर चार्ज को फाइंड आउट किया। तो थोड़ा सा यहाँ दिखाया गया, ये आ रही थी, ऊपर कौन सी प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट, ग्रेविटी की वजह से नीचे, पॉजिटिव प्लेट की वजह से ऊपर मैनेज किया ताकि ये ड्रॉप कैसी हो जाए, स्टेटिक हो जाए। अब देखो धीरे धीरे ये ड्रॉप कैसी हो जाएंगी, स्टेटिक। तो जब ये स्टेटिक हो गई तो उसके बाद हमने कैलकुलेट किया कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसको स्टेटिक करने पे हमें लगाना पड़ा। बच्चों उन्होंने क्या किया था, जैसे वो ड्रॉप स्टेटिक होगी उन ड्रॉप्स का सबसे पहले तो वो वोल्टेज, वो बच्चों उन्होंने सबसे पहले तो वो वोल्टेज डिटरमाइन की कि वो वोल्टेज कितनी है, कितनी वोल्टेज है जो रिक्वायर्ड है उसके फ्री फॉल को रोकने के लिए, उसको नीचे आने से रोकने के लिए कितनी वोल्टेज रिक्वायर्ड है बच्चों, वो उन्होंने डिटरमाइन कर ली। दूसरा उन्होंने उस मास डिटरमाइन कर लिया ड्रॉप का। कहां से डिटरमाइन कर लिया, हम यहाँ टेलीस्कोप से ड्रॉप्स को देख रहे थे ना, और डेंसिटी उस ऑयल की हमें पता थी जो हम यूज कर रहे थे, तो उसकी रेडियाई और उसकी डेंसिटी का यूज करके उन्होंने उस ड्रॉप का मास फाइंड आउट कर लिया। फिर उन्होंने क्या फाइंड आउट किया लास्ट में, चार्ज ऑन ईच ड्रॉप, हर ड्रॉप पे कितना चार्ज है। तो उसके लिए उन्होंने ये वाली इक्वेशन यूज की, क्योंकि पता है हमने बैलेंस किया है, किसको बैलेंस किया है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है बच्चों, mg, और यहाँ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कितना है और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है। तो हमें मास ड्रॉप का पता था, ग्रेविटी हमें पता होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिटरमाइन किया, तो यहाँ से क्या निकल आया, क्यू। तो यहाँ बच्चों क्यू की अलग अलग मासेस के साथ क्यू की वैल्यू लिखी हुई है। जेप्टोकुलम 10⁻⁻18 होता है। तो देखो उन्होंने इसमें क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो वैल्यू थी, ये सारी की सारी वैल्यू 160, जैसे आपको देख रहे हैं ना, 160 है, 320 है, 480, ये सब 16 के मल्टी। यहाँ एक ये मैं एक ऑयल की ड्रॉप ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, ये एक ड्रॉप है, एक ये ड्रॉप है, एक ये ड्रॉप है, एक ये ड्रॉप है। तो इस ड्रॉप पे सब मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। सपोज इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर एड्सॉर्ब किया, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। इस ड्रॉप ने 3 इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर एब्सॉर्ब किया, इस ड्रॉप ने 4 इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर एब्सॉर्ब किया, इसने 5। और हम समझने के लिए एक छोटा सा फिगर ले लेते हैं। सपोज मैं मान लेती हूँ कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 10, तो अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन को एब्सॉर्ब किया तो इसके ऊपर चार्ज अराउंड कितना आएगा, 20, ठीक है। इसके ऊपर 4 है तो कितना आएगा, 40, 5 है तो कितना आएगा, 50, 3 है तो कितना आएगा, 30। तो देखो इनमें क्या चीज कॉमन है, आप इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालो ना, तो 10 सब में है ना। 10 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 10 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से, यहाँ 10 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 30 से। तो इसी तरह से उन्होंने हर ड्रॉप का चार्ज निकाला और उनका कॉमन मल्टीपल ढूंढा। तो वो जो कॉमन मल्टीपल आया ना बच्चों, वो था चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। वो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज फिर कितना होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज अगर मैं यहाँ आपको रिप्रेजेंट करूं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज कैलकुलेट करके आया वो होता है 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। बहुत स्मॉल चार्ज है, और इसके आगे हम नेगेटिव लिखते नहीं है, नेगेटिव आपके समझने के लिए कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, इतना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो बच्चों हमने ये डिटरमाइन कर लिया कि चार्ज इतना है, चार्ज हमें पता चल गया, चार्ज टू मास का रेशो अभी हमें पता चला कि 1.76 इंटू में 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ये हमारे पास क्या था, उसका चार्ज। तो अगर आपको चार्ज पता हो, चार्ज टू मास का रेशियो पता हो, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मास आया 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रॉन का मास, बहुत कम मास है। तो जे थॉमसन के और
मुलिकन के एक्सपेरिमेंट के बाद फाइनली हमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास के बारे में पता चला। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। थैंक यू।